हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों कैसे हैं सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लास्ट डेट आप देखे होंगे कि हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का क्वेश्चंस कर रहे थे। ऑलराइट, जैसे इसको टाइम मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि इस पर जो आपका एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो है कंटेंट आपको अपलोड करते रहें। तो अभी जो एग्ज़ाम चलेगा BSW फ्री जेईई नीट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आता है और आया भी है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन आपने देखा होगा तो उसमें से यहाँ पर से क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे। और ये वैसे भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दोस्तों आपको 11th में तो पढ़ना ही है, 11th 12th में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि मोल्स, बिना मोल्स का तो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का बात ही मत कीजिए। मोल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। सारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए सभी लोग देखिएगा। साथ ही साथ जो BPSC TRE का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे TGT या PGT, उन सबको फिजिकल केमिस्ट्री में दोस्तों मोल से रिलेटेड चैप्टर पढ़ना है और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वहाँ पर उनको हेल्प करेगा, तो उनके लिए भी है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक है, जहाँ भी साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है 9th 10th का। ऑलराइट, तो आप देखना चाहते हैं तो जरूर देखें, और BSW वाले तो जरूर देखें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। लास्ट डे हमने 10th तक क्वेश्चन सॉल्व किया था, 11th तक कर दिए थे दोस्तों। आज हम 12th से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, आपने देखा होगा क्वेश्चन आसान है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, सारा कंसेप्चुअली क्वेश्चन है। आप जो 9th का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, सारा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो भले ही क्वेश्चंस का लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है, ऑप्शंस डिफिकल्ट है, बट कंसेप्ट वहीं से यूज़ हो रहा है। इवन छोटा छोटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, मोल्स निकालना है, बस वही सब है, वो कुछ नहीं है। ऑलराइट, तो आइए 12th नंबर क्वेश्चन करते हैं। सारे बच्चे सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जरूर जाए। अगर इतना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं इस चैप्टर से, ये सब क्वेश्चन अगर इजीली कर पा रहे हैं, या थोड़ा बहुत टाइम भी लग रहा है तो डोंट मैटर, क्योंकि समय तो लगेगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप कंसेप्चुअली इसको कर पा रहे हैं तो समझिए कि आपका ये चैप्टर बेटर है, अदरवाइज इसको और बेटर करने की नीड है। खैर, हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए, 20.8 ग्राम BaCl2 on reaction with 9.8 ग्राम of sulfuric acid produces 7.3 ग्राम of HCl and some amount of BSO4, the amount of BSO4 formed is। देखिए यहाँ दो कंसेप्ट यूज़ किया है। एक तो क्लास 9th का तो कंसेप्ट है ही, आप सब 9th और 10th पढ़ के आए ही हैं, ठीक है। तो यहाँ एक तो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन से उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को कनेक्ट कर दिया है। तो इसी प्रकार से अच्छा क्वेश्चन बनता है। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि इसी क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि दो कंसेप्ट एक बार में यूज़ हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बेरियम क्लोराइड है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन 12th है कि BaCl2 है। देखिए BaCl2 है, उसको रिएक्शन कराया गया है H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया गया है, और प्रोडक्ट आपको दे दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है HCl, और साथ ही साथ BaSO4 बन रहा है। और सबका अमाउंट दिया हुआ है कि हम BaCl2 कितना लिए थे, 20.8 ग्राम लिए थे, और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड 9.8 ग्राम लिए थे, 9.8 ग्राम लिए थे, और HCl यहाँ पर कितना बना है 7.3 ग्राम, और साथ ही साथ जो बेरियम सल्फेट है इसका हमको अमाउंट निकालना है कि ये कितना बनेगा। तो आप तो ये चीज़ पढ़ के आए हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जितना रिएक्टेंट साइड होता है प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही मास बनना चाहिए। चाहे जो मोल रिएक्टेंट साइड में होता है वही मोल हमारा प्रोडक्ट साइड में ही बनना चाहिए। तो सिंपल है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है दोस्तों कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ऑल राइट, बस यही चीज़ करना है। रिएक्टेंट साइड का जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में हमको मास बनना चाहिए। तो इधर कितना है 20.8 प्लस 9.8 इक्वल्स टू 7.3 प्लस x। यहाँ से आप x निकाल लीजिए, x इक्वल टू आपको 23.3 ग्राम निकल जाएगा। ऑल राइट, तो ये हमारा बेरियम सल्फेट का मास निकल जाएगा। आसान क्वेश्चन था, दो कंसेप्ट को एक बार यूज़ किया हुआ था, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन अच्छा बन गया। सारा क्वेश्चन अच्छा है, अगर इस सारे क्वेश्चन को कर लेते तो फार बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन कई सारा क्वेश्चन था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से और आपको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन से, क्योंकि 9th में तो यही दोनों है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में यही दो कंसेप्ट ही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कितना क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये कहता है कि मास का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। डाल्टन बताए थे ना, मास का नाइदर नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस, मतलब नंबर ऑफ एटम्स या जो रिएक्टेंट साइड में हम लेते हैं वही होना चाहिए प्रोडक्ट साइड में। अब देख लीजिए, जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है 4 है, प्रोडक्ट साइड में भी आयरन कितना है 4 है, मतलब आयरन हमारा बैलेंस है। यहाँ कितना है
3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितना 6 है, यहाँ भी देखिए 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितना 6 थे, मतलब ये तो बैलेंस है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, 2 मैग्नीशियम रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 यहाँ भी, ये भी मतलब फॉलो कर रहा है। फॉस्फोरस देखिए P4 है, यहाँ भी P4 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 10 है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। रिएक्टेंट साइड में 2 ही ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में 10 ऑक्सीजन है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है हमारा, CO2H2 बनता है, ऑब्वियसली बात है, मीथेन तो गैस है, हाइड्रोकार्बन है, बर्न करेगा तो यही CO2 और पानी बनाएगा। एक कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन 4 है, मतलब ये भी बैलेंस है। कौन फॉलो नहीं कर रहा है, तो बस हमारा तीसरा वाला फॉलो नहीं कर रहा है। अगर इसको ये कैसे फॉलो करता है तो इसको बैलेंस कर दीजिए ना। P4 अगर 5O2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, P4O10, ठीक है। यहाँ 5 मिस था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अकॉर्डिंग, मतलब कौन सही है, तो थर्ड को छोड़ के सब सही, यहाँ भी थर्ड हटा दीजिए, यहाँ भी थर्ड हटा दीजिए, और हाँ 1, 2 एंड 4 ये सही है दोस्तों, ये सब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। 13 का क्या हो गया हमारा, बी हो गया। ऑल राइट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, Shyam's teacher told him that the following data was obtained when dinitrogen and dioxin react together to form different compound। मतलब श्याम के जो टीचर हैं उन्होंने क्या बताया कि फॉलोइंग कोई डाटा यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है कि जब डाइनाइट्रोजन मतलब N2, डाइऑक्सीजन मतलब क्या O2 के साथ रिएक्शन करता है, कुछ इस प्रकार से रिएक्शन कर रहा है। मतलब N2 अगर हमारा डाइनाइट्रोजन को आप N2 समझिए, 14 ग्राम अगर N2 लिए हैं तो ऑक्सीजन वहाँ पर कितना 16 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। अगर 14 ग्राम फिर से नाइट्रोजन लिए तो 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन लिए तो 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। 28 ग्राम नाइट्रोजन लिए तो 80 ग्राम हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द एबव एक्सपेरिमेंटल डाटा। ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, ये जो एक्सपेरिमेंट में कई सारा डाटा लिया गया है ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है। कुछ सारा लॉ दिया है आपको यहाँ पर, अब देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है या लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए किसी एक को फिक्स कर दीजिए दोस्तों, जैसे डाई नाइट्रोजन है, हम नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, ऐसे नहीं पता चलेगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर 28 ग्राम है, यहाँ भी 28 ग्राम है, तो इस सब को भी हम 28 बनाते हैं तब जाके पता चलेगा। अगर इसको 28 बनाएंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये अगर 28 ग्राम होगा तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32 ग्राम। ये अगर 28 ग्राम होगा, 14 दूनी 28, तो यहाँ कितना होगा, इसको डबल किए तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 64, डबल हो जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा। अब देखिए एक को फिक्स रखिए, नाइट्रोजन हमारा सब जगह 28 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 28, लेकिन ये देखिए ये नाइट्रोजन जो है 32 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, 28 ग्राम, ये 28 ग्राम 64 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये 28 ग्राम 32 ग्राम के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये 28 ग्राम नाइट्रोजन 80 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं नाइट्रोजन का मास जहाँ फिक्स है वही ऑक्सीजन का मास वेरिएबल है। ऑक्सीजन का मास दोस्तों वेरिएबल है, तो इसी को कहते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। मतलब एक हमारा फिक्स हुआ लेकिन उसी के रिस्पेक्ट में दूसरा कोई हमारा वेराई कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है मल्टीपल ऑक्सीजन के मास के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसी को मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। ऑल राइट, तो क्या हो गया हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में आपने जान लिया, इससे रिलेटेड कई सारा क्वेश्चन था। कंजर्वेशन ऑफ मास आप जानते हैं, मास का नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जितना रिएक्टेंट साइड में मास होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। डेफिनिट प्रोपोर्शन तो आप जानते ही हैं, ठीक है, कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही रिएक्ट करता है। लेकिन नाइट्रोजन जब भी आ जाए, नाइट्रोजन याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो है मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, डेफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन हम लोग यही देखे थे, सेकंड क्वेश्चन, कि इसके पास ना ये मतलब वेरिएबल वैलेंसी होता है, इक्विवेलेंट वेट इसका अलग अलग होता है। आप पढ़िएगा इक्विवेलेंट वेट के बारे में, जैसे 11th में जाइएगा, पहला चैप्टर ये फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा, मोल कंसेप्ट, वहाँ पर आपको इक्विवेलेंट वेट सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स। मतलब अच्छा क्वेश्चन हम इसलिए इसको बोल रहे हैं, देखिए ना, एक ही मतलब क्वेश्चंस में कई सारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। एक ही क्वेश्चंस में देखिएगा, हर एक क्वेश्चंस में कई सारा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि सारा ऑप्शन इसका एक प्रकार का क्वेश्चन ही रहता है। तो इसी से स्टैंडर्ड क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन इसी को कहते हैं। खैर, क्वेश्चन क्या है हमारा, द सिंबल ऑफ सिल्वर इज SI। सिल्वर का सिंबल SI होता है, तो बिल्कुल बाहियात बात है। सिल्वर का तो आप जानते हैं इजी होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 47 होता है। नोवल गैस मॉलिक्यूल्स आर डायटोमिक, ना आपने एटमोसिटी के बारे में पढ़ा होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में दिया हुआ है एटमोसिटी, कि कितना एटम्स मिलके आपस में नेचर में मिलता है, उसी को हम एटमोसिटी कहते हैं। तो नोवल गैस जो होता है मोनो एटॉमिक होता है दोस्तों, डायटोमिक नहीं होता है, ये मोनो एटॉमिक होता है। ऑल राइट, तो ये भी हमारा गलत है।
मॉलिकुलर मास ऑफ इथाइन C2H2 फॉर्मूला दे ही दिया है, इसी को एसिटिलीन भी बोलते हैं, याद रखिएगा एसिटिलीन बोलते हैं। इज 28 ग्राम पर मोल, निकाल लीजिए ना मॉलिकुलर मास इसका कैसे होगा। कार्बन 2 है तो 12 दूनी 24, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 मतलब 2, 26 होना चाहिए, 28 दिया, ये भी गलत है हमारा। नेक्स्ट क्या है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट हैज़ नो यूनिट, बिल्कुल सही बात है। रिलेटिव मतलब क्या, किसी के रिस्पेक्ट में, मतलब ऊपर भी मास होगा और नीचे भी मास होगा, तो मास अपन मास का यूनिट मान लीजिए ग्राम ले लेते हैं, ग्राम ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, तो ये तो यूनिट लेस होगा, तो ये सही बात है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट हैज़ नो यूनिट, बिल्कुल ट्रू, ये ट्रू है। तो देख लीजिए तीनों फॉल्स और चौथा ट्रू, सी ऑप्शन। 15 का क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। आई थिंक आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। देखिए कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट, कुछ आसान ही रहेगा, सारा डिफिकल्ट तो हो ही नहीं सकता है, और यही है टॉपिक। ऐसा नहीं समझिए कि बहुत ज़्यादा भारी है बहुत ज़्यादा हल्का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का मतलब मिक्सअप है, और इतना आपको पता है तो समझिए आपका चैप्टर कंप्लीट है। मैच द मॉलिक्यूल्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर मॉलिक्यूल्स मासेज इन गिवन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड। मतलब देखिए मॉलिकुलर मास दिया हुआ है, यहाँ कुछ एलिमेंट का नाम दिया, सॉरी कंपाउंड का नाम दिया गया, यहाँ उसका मास दिया हुआ है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं सबका मॉलिकुलर मास। जैसे K2CO3 पोटेशियम 2 है, ठीक है, पोटेशियम होता है 19 दूना 38, लेकिन इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब 2 × 39 होता है। कार्बन का 12 होगा और ऑक्सीजन का कितना 16 48, इसको अगर एडअप कीजिएगा तो 39 दूना 78 + 12 + 48, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 138, 8 16 2 18, 138 हो जाएगा। तो K2CO3 कितना हो जाएगा 12, यहाँ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम 23 होता है, 23 दूना 46 16 कितना हो गया दोस्तों 62, 46 और 52 10 62, ये उतना हो जाएगा। HNO3 हाइड्रोजन 1 होता है, नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है, और ऑक्सीजन 16 48 से 49 और 14 कितना हो गया 63 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए हमारा कौन है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 32, O2 है 32 हो जाएगा, तो 32 32 64, तो आराम से इसको मैच कर सकते हैं। तो क्या होगा 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 16 का आंसर बी हो जाएगा, आराम से इसको मैच कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हम कम्युनिटी पोस्ट में भी डाले थे, इसका भाषा कितना लैंग्वेज कितना भारी है, देख लीजिए कितना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, निहायत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिए इसको। इसी को टफ क्वेश्चन बच्चा सब बोल देता है कि बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन होगा वो टफ क्वेश्चन होगा। हम तो पहले ही मन में बैठा के रखे हैं सब दिन से, जो भी लेंदी क्वेश्चन होगा उसको भले ही लास्ट में करेंगे, लेकिन मन में बैठा रहता है कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन होगा। जितना लेंदी क्वेश्चन होगा वो समझ जाइए ईजी क्वेश्चन होगा, भले उसको लास्ट में कीजिए, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बस यही बात है। और बहुत सारा चीज़ वो कहते रहता है तो डाइवर्ट करता है माइंड को, लेकिन है बहुत ईजी। टफ क्वेश्चन जो होता है ना दोस्तों, जो टफ या जिसको कहते हैं कि हार्ड क्वेश्चन होगा, एक लाइन में क्वेश्चन लिख देगा, हिलेगा भी नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो टफ क्वेश्चन तो एक लाइन में बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन पता ही नहीं चलेगा। जिसके बारे में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, बहुत सारा जानकारी दिया हुआ है, तो उसके बारे में तो आप समझिए कि आसानी होगा ना, आप जिसके बारे में बहुत चीज़ जानते हैं तो आसान हो गया। खैर देखिए, एल्यूमिनियम सल्फेट यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन एंड एज ए मॉडरेंट इन डाइंग एंड प्रिंटिंग टेक्सटाइल। जो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है उसका हम वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ करते हैं, साथ ही साथ प्रिंटिंग टेक्सटाइल में भी यूज़ करते हैं। इन वाटर प्यूरिफिकेशन इट कॉजेज इम्प्योरिटीज टू कोagulate इनटू लार्ज पार्टिकल्स एंड देन सेटल। देखिए आपने एलम का नाम सुना होगा, फिटकरी का नाम सुना होगा। मान लीजिए पानी गंदा है, तो गंदा पानी का को साफ करने का एक तरीका होता है लोडिंग। लोडिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम एलम डाल देते हैं, फिटकरी डाल देते हैं। फिटकरी क्या करता है ना, इस इम्प्योरिटीज़ के साथ चिपक जाता है, इम्प्योरिटीज़ के साथ चिपक जाता है और भारी हो जाता है, एक प्रकार से जैसे दही जैसा ना कोगुलेट जम जाता है, वैसा जम जाएगा और नीचे बैठ जाएगा। तो इम्प्योरिटीज सारा आपका नीचे बैठ जाएगा, उसी को कहते हैं कोगुलेशन, ठीक है, उसी को कहते हैं कोगुलेशन। इनटू लार्ज पार्टिकल्स एंड देन सेटल टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर के नीचे बॉटम में बैठ जाता है। और टू बी फिल्टर्ड आउट मोर इजली, जब चूंकि बहुत ज़्यादा मतलब दही के जैसे कोई चीज़ कोगुलेट कर गया है, जम चुका है, तो उसको आराम से हम फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं। छोटा पार्टिकल था नहीं, बड़ा पार्टिकल आराम से फिल्टर्ड हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। आप पढ़िएगा कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन के बारे में पढ़िएगा, इसी को हम कहते हैं। द करेक्ट फार्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट, देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, एल्यूमिनियम सल्फेट का करेक्ट फार्मूला पूछ रहा था, Al2SO4 का होल थ्राइस। कितना आसान क्वेश्चन था, Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम पे वैलेंसी कितना होता है, एल्यूमिनियम पे वैलेंसी 4 होता है +3, और सल्फेट SO4 - 3, सल्फेट SO4 - 2 होता है, तो एक्सचेंज कर दीजिए ना, Al2SO4 का कितना हो जाएगा होल थ्राइस। बताइए क्वेश्चन कितना लेंदी था, है कितना आसान। ऑलराइट, इसलिए कहते हैं कि जो बड़ा क्वेश्चन हो उसको तो मन में पहले बैठा के रखिए कि आसान होगा, घबराने वाली बात नहीं है, बस भले ही उसको हम लास्ट में करें। नेक्स्ट 80 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द पेंटा एटॉमिक आयन। पेंटा एटॉमिक आयन क्या होता है, पेंटा मतलब 5, मतलब 5 एटम उसके पास होना चाहिए, किसके पास नहीं है हमसे पूछा है।
देखिए सबसे पहला है अमोनियम आयन। अमोनियम क्या होता है? NH4+। तो 4 एटम इसका है, हाइड्रोजन का 1 एटम इसका, ये तो है नाइट्राइट, क्या है? नाइट्रेट आयन। ठीक है, नाइट्रेट क्या होता है? NO3-। तो 3 इसका 1 इसका, 4 ही हुआ है। हमको पेंटा एटॉमिक पूछा तो ये नहीं है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप जानते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाय कार्बोनेट भी कहते हैं। SCO3-। 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन है, तो ये तो 5 तो है, 3 2 5 तो है। हमसे पूछा कौन नहीं है? सल्फेट SO4-2 होता है, SO4-2, 4 ऑक्सीजन का 1 सल्फर का, ये तो है पेंटा एटॉमिक। ठीक, उसका देखिए फॉस्फेट PO4-3 होता है, PO4-3 होता है, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन का 1 फॉस्फोरस का, ये भी 5 है। सल्फाइट देखिए SO3-2 होता है, 3 इसका 1 इसका, 3 ऑक्सीजन का 1 सल्फर का, यहाँ 4 है। तो कौन कौन नहीं है? एक तो आपको नाइट्रेट नहीं है और सल्फाइट नहीं है, नाइट्रेट और सल्फाइट नहीं है। हमसे यही पूछा कि कौन कौन नहीं है, तो दूसरा नहीं और छठा नहीं है। कौन कौन है? 2 and 6 नहीं है। ये क्वेश्चन हम कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछे थे, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे बनाए होंगे। तो 2 and 6 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको हर एक मतलब आयन के बारे में कितना एटम्स वगैरह सभी सबको पता होना चाहिए, तभी तो हायर क्लासेस में इन सब का यूज़ होता है ना, बड़ा बड़ा फॉर्मूला जो रहता है उस सब में इन सब का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉर्मूला यूनिट गिवन इन कॉलम 1 एंड देयर मासेस गिवन इन कॉलम 2, चूज द करेक्ट। वही है, मास हमको निकालना है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaO, 40 + 16, 40 + 16 कितना हो गया? 56U। 56U कहाँ? यहाँ पर है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम कितना हो गया आपका? 24, ये 24 होता है, और क्लोरीन 35.5 होता है, लेकिन 2 है तो 71 हो जाएगा। 71 24 कितना हो गया? 95, ये भी सही है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड आप जानते हैं क्या होता है? AlP। एल्यूमिनियम का भी वैलेंसी 3, अब फॉस्फाइड क्या होता है? P होता है, P-3 होता है। तो एल्यूमिनियम कितना हो गया? 27 हो गया, और फॉस्फोरस कितना होता है? 31 होता है। तो 27 31 कितना हो गया? 58 हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट 100 होता है, CaCO3 आप निकालेगा 16 48, 48 12 60, 40 100। तो सब 1 2 3 4, मतलब A का 1 2 3 4, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 का बी। आप देखे होंगे एक से हम जब 10 का क्वेश्चन बना रहे थे, उसी में कुछ टफ क्वेश्चन था दोस्तों, उसका आपको आसान क्वेश्चन ही है। ये सब बड़े आसान क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मासेस वगैरह से पूछ रहा है, प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये अगर इतना कर लिए ना, 2 से 3 बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन जो होगा आप लाइएगा, भले ही आपसे बने ना बने, वो दूसरी बात है, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन आपको देखिएगा इसी सारे कॉन्सेप्ट से बनेगा। कहीं भी यहाँ से लेके IIT JAM तक हम बात कर रहे हैं, हमने भी दिया है सारा एग्जाम्स, हमें पता है कहाँ कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्या टफनेस है सबको पता है। देखिए बोथ 44 ग्राम CO2 एंड 16 ग्राम CH4 हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स का संख्या सेम है, तो कार्बन एटम्स का संख्या कैसे निकालते हैं? पहले हमको मोल पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहले मोल पता होना चाहिए। देखिए एक पेज पहले यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कहाँ पर थे? यहाँ है। पहले तो इस पेज को पहले कॉपी करने दीजिए। ठीक है, ऑल राइट, और इसको यहाँ लाते हैं दोस्तों। 44 ग्राम CO2 है और 16 ग्राम CH4 है। देखिए CO2 कितना है? 44 ग्राम, और CH4 कितना है? 16 ग्राम है। मोल का ये तीनों फार्मूला याद रखिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, या इसी को 22,400 मिलीलीटर भी बोल देते हैं, या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाद्रो नंबर, ये मोल का 3 फार्मूला है। हमको कहाँ पर जाना है? एटम्स पे जाना है, दोनों को एटम्स पे जाना है, तो पहले हमको मोल पता होना चाहिए, और हमको दिया है मास, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। मोल बराबर गिवन मास कितना? कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे तो 44, और मोलिकुलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ही होता है। ठीक है, तो मोल कितना निकल गया? 1। हमको एटम्स पे जाना है, तो बस मोल बराबर नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाद्रो नंबर। तो n बराबर कितना है? 1 है दोस्तों, तो हमको नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स की बात अगर हम करें, कितना हो गया? Na, कितना है? Na एटम हो जाएगा। ठीक है, Na एटम हो जाएगा कितना? CO2 का। उसी प्रकार से मीथेन का भी निकालेंगे, तो मीथेन का मोल कितना हो जाएगा? 16/16। मीथेन का मोलिकुलर मास कितना होता है? 16 ही होता है, गिवन मास भी 16 है, यहाँ भी 1 ही है। ठीक है, 1 ही मोल निकलेगा, और जब 1 मोल निकलेगा तो नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो Na एटम्स निकलेगा, दोनों में Na एटम्स, तो इसलिए कह रहा है कि दोनों में एटम्स की संख्या सेम है। ठीक है, मतलब 44 ग्राम CO2 और 16 ग्राम CH4 है, सेम नंबर कार्बन एटम्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, दोनों में कार्बन एटम्स की संख्या सेम है, 1 मोल है। बोथ कंटेन 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल। 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? 1 मोल। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ग्राम एटम को ही मोल भी बोलते हैं। ठीक है, ग्राम एटम का दूसरा नाम मोल होता है, या मोल का दूसरा नाम ग्राम एटम होता है।
बोथ कंटेन 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन विच कंटेन्स, और 1 ग्राम एटम या 1 मोल में कितना एटम्स होता है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है, इतना होता है। तो यही सही बात है, दोनों सही बात है। हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट है, बोथ 1 and 2, ठीक है। 20 का सी कौन हो जाएगा, 20 का सी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, ट्रू और फॉल्स हमको दिखाना है, ट्रू और फॉल्स इसमें से हमको बताना है। ऑलराइट, ठीक है। देखिए, पार्टिकल्स हैविंग मोर और लेस इलेक्ट्रॉन्स देन द नॉर्मल एटम्स आर कॉल्ड आयंस, बिल्कुल सही बात है। वह पार्टिकल्स, मान लीजिए सल्फेट की हम बात कर रहे हैं, SO4-2, चलिए ये तो थोड़ा टफ हो जाता है, आप आयंस में नहीं देखिए, जैसे हम मानते हैं Al+3, Al+3 का मतलब क्या समझे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है। एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन होना चाहिए और 13 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन जब Al+3 की बात करते हैं तो +3 मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन ही है, इसलिए तो आयंस होता है। उसी को कहते हैं आयंस, जिसके पास या तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा, वही आयंस होता है। तो +3 बुलाए से। उसी प्रकार से हम बात करें जैसे क्लोराइड Cl-, क्लोरीन में होना चाहिए कितना, 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होना चाहिए, लेकिन माइनस का मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो ज़्यादा हो या इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, उसी से वो क्या बनता है, आयंस बनता है। सेम बात है, पार्टिकल्स हैविंग मोर और लेस इलेक्ट्रॉन्स, वह पार्टिकल जिसके पास ज़्यादा या कम इलेक्ट्रॉन्स होगा उसी को हम आयंस बोलते हैं। सही बात है। आयंस का तो कई सारा फॉर्मूला हो सकता है, चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस, लेकिन जो उसका मोल कंसेप्ट वही है, बेसिक कंसेप्ट वही है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या तो कम या ज़्यादा होगा। प्लस वाले को कैटायन और माइनस वाले को एनायन कहते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। फिर है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, बिल्कुल सही बात है। किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, उसका वैलेंसी को देख के, जैसे Al+3, इसका वैलेंसी हम 3 बोल सकते हैं, तब तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो लिखते हैं AlSO4 का होल थ्राइस, ये 3 एल्यूमिनियम का है, ये 2 सल्फेट का है, ठीक। तो वैलेंसी, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइंड होता है तो उसका वैलेंसी क्या है, उससे के रिलेटेड वो डिसाइड होता है, ठीक। तो ये भी हमारा सही है। थर्ड है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट। देखिए, एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक, आपको हम बता देते हैं। फेरस और फेरिक में आप डिफरेंस जानते होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। फेरस, फेरस फेरस क्या होता है, Fe+2 होता है। आयरन भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। एक होता है फेरिक, फेरिक होता है, वो क्या होता है, Fe+3, ठीक है। और सल्फेट तो हमारा फिक्स है, सल्फेट होता है SO4-2। तो जब हम फेरस सल्फेट बनाएंगे दोस्तों, फेरस सल्फेट बनाएंगे, फेरस सल्फेट, तो देखिए दोनों जगह 2 है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, FeSO4 हो जाएगा, सिंपल। और यही आप फेरिक सल्फेट बनाइएगा। हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, आप अभी गड़बड़ ही हो रहा है, क्योंकि हम नीचे लिख रहे हैं दोस्तों, टेबल नहीं है मेरे पास अभी, क्योंकि सेटल सही से बोले, सेटल तो हो गए बट अभी सारा सामान नहीं लाए हैं, इसलिए लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं सब चीज़। फेरिक सल्फेट देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो एक्सचेंज हो जाता है वैलेंसी एक्सचेंज हो जाता है, 3 उसके पास चल जाएगा, 2 इसके पास, तो क्या हो जाएगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो फेरिक सल्फेट का ये होगा, फेरस सल्फेट का ये होगा। यहाँ अगर ध्यान से देखिए क्या है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फेरस सल्फेट ये बोल दिया, ये गलत है, ये फेरिक सल्फेट का, और फेरिक सल्फेट का ये बोल दिया, ये भी गलत है, ठीक। तो ये तीसरा हमारा स्टेटमेंट गलत है, फॉर्मूला गलत है। द फॉर्मूला ऑफ आर्सेनिक एसिड इज H3ASO4, द नेम ऑफ इट सोडियम साल्ट इज सोडियम आर्सेनेट, बिल्कुल सही है। देखिए, आप पढ़े होंगे नाइट्रोजन फैमिली, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, क्या होता है, सब भिखारी। नाइट्रोजन का तो वैलेंसी 3 होता है, 5 भी होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 भी होता है, 5 भी होता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे नीचे हम जाते हैं ना, जैसे हम नीचे जाते हैं तो उसका वैलेंसी 5 हो जाता है, ठीक है, उसका वैलेंसी 5 हो जाता है। जैसे आर्सेनिक का 5 हो जाता है, इसका भी 5 हो जाता है, बिस्मिथ का भी 5 हो जाता है। तो ये आर्सेनिक का वैलेंसी कितना हो गया, प्लस का 5 हो गया, ठीक है, प्लस का 5 हो गया। अब देखिए, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर इसका फॉर्मूला देखिए H3ASO4, ऑक्सीजन का वैलेंसी हमेशा -2 होता है, लेकिन 4 ऑक्सीजन तो -8, माइनस वाला 8 है, तो ये प्लस वाला भी 8 होना चाहिए, तब तो ये हमारा कंपाउंड जो है न्यूट्रल कंपाउंड होना चाहिए। हाइड्रोजन +1 तो +3 हो गया, +3 प्लस AS का मान लेते हैं x, माइनस का 8 बराबर 0, तो x बराबर +5 हो जाता है। तो आर्सेनिक का यही होता है, ठीक बात है। आर्सेनिक एसिड का फॉर्मूला H3ASO4, अगर ध्यान रख सकते हैं याद रखिए। और इसका जो सोडियम सॉल्ट बनता है Na3ASO4 बनता है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट, सोडियम आर्सेनेट इसको बोलते हैं। तो चौथा हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। तो देख लीजिए, हमसे पूछा है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, तो पहला ट्रू था, दूसरा भी ट्रू था, तीसरा फॉल्स था, चौथा ट्रू है, ठीक है। तीसरा बस गलत था, सारा मतलब सारा सही है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंक सल्फेट देखिए,
क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से है, ये क्लास 10th का भी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लिया है और 9th का तो है ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसलिए तो कहे अच्छा क्वेश्चन ऐसा ही बनता है। देखिए 1 मिनट, क्वेश्चन से हमारा जिंक सल्फेट कंटेन्स 22.65% ऑफ जिंक, जो जिंक सल्फेट में जिंक का परसेंटेज कितना होता है 22.65% एंड 43.9% ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में आपने 10th में पढ़ा होगा, जो जिंक सल्फेट होता है ना ZnSO4.7H2O, इसको हम क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट भी बोलते हैं, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट भी बोलते हैं उसको, और साथ ही साथ ये हमारा व्हाइट विट्रॉल होता है, क्या होता है दोस्तों, इसको हम व्हाइट विट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। तो इतना 43.9% में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये। इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ट्रू है, देन द वेट ऑफ द जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ क्रिस्टल विल बी, मतलब जिंक का वेट कितना रिक्वायर्ड चाहिए, ताकि हमको 20 ग्राम क्रिस्टल चाहिए, 20 ग्राम क्रिस्टल चाहिए। बड़ा ही आसान है, मतलब इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान ही रख सकते हैं। इसको कैसे बनाएगा हम आपको बता देते हैं। देखिए जिंक का वेट कितना रिक्वायरमेंट होगा बता देते हैं आपको। वेट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड, वेट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड बराबर कितना हो जाएगा 22.6% ऑफ टोटल वेट, जो उसका टोटल वेट है ना उसका 22.65% ही चाहिए ऑफ टोटल वेट, ऑफ टोटल वेट ये वे अरे ऑफ टोटल वेट, ठीक, बराबर कितना हो गया 22.65 अपॉन 100 इंटू 20, इसको कीजिएगा तो 4.53 ग्राम हमको चाहिए जिंक सल्फेट का वेट, ठीक है, 4.53 जिंक सल्फेट हमको चाहिए, 4.53, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 22 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23rd नंबर, व्हेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड 5.6 ग्राम ऑफ रेसिड्यू इज लेफ्ट एंड 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप, इतना इज डिकम्पोज। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, ठीक है, एक तो कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा डिकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स पढ़े होंगे आप। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करते हैं तो इतना रेसिड्यू मिलता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड इतना मिलता है। देख लेते हैं, अभी हमसे पूछा है एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12, ये तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा ट्रू और फॉल्स पूछा है ना दोस्तों, 2 मार्क क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सारा स्टेटमेंट हमको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले स्टेटमेंट 1 को ही देखते हैं, पहले स्टेटमेंट 1 को आप देख लीजिए, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमारा ये होता है, इसको आप डिकम्पोज कीजिए तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हमारा 10 ग्राम है, ये हमारा 10 ग्राम है, तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना है 5.6 ग्राम, और साथ साथ ये कितना बनेगा 4.4 ग्राम। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इधर 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए, 5.6 को 4.4 से ऐड कीजिए तो ये भी 10 ग्राम है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। 10 ग्राम ऑफ CaCO3 इज डिकम्पोज, 5.6 ग्राम रेसिड्यू इज लेफ्ट एंड इतना ग्राम CO2 एस्केप, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 टाइम्स हेवियर देन द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12, बिल्कुल सही, ये भी सही है स्टेटमेंट है। देखिए ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है दोस्तों। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ना, जब आप एटॉमिक मास के बारे में पढ़ोगे कि एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, तो कार्बन 12, जो कार्बन 12 होता है, कार्बन का 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो कार्बन 12 का हम क्या करते हैं, उसके मास को एक मतलब 12 भाग में बांट देते हैं, कार्बन 12 के मास को हम 12 भाग में बांट देते हैं, और एक भाग का जो मास होता है उसी को हम क्या मतलब एटॉमिक मास यूनिट मानते हैं, उसी को हम एटॉमिक मास यूनिट मानते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ा तरबूज है, एक बड़ा तरबूज है, हमको कोई वेट बनाना है, ठीक है, वेट बनाना है, आपने देखा होगा ना गांव सब में लोग पत्थरों का यूज़ अभी भी करते, कुछ जो है पहले तो करते ही थे, आप तो थोड़ा कंप्यूटर वाला वो मशीन आ गया, वेइंग मशीन, पहले तो था कि एक बड़ा पत्थर उनके पास, जिसके पास वेइंग मतलब वेट नहीं होता था, तो वो क्या करते, पत्थर लेते थे और किसी दुकान के पास जाके, उसके पास तो वेट रहता था, 1 kg 2 kg का अपना मेजरमेंट बना लेते थे और उसी से वो सारा सामान बेचते थे। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई तरबूज है और तरबूज को क्या किया, हम 12 टुकड़ा में कर दिए, तरबूज को हम 12 टुकड़ा में बांट दिए, और एक टुकड़ा का जो वेट होगा ना दोस्तों, एक टुकड़ा 12 टुकड़ा के बाद जो एक टुकड़ा का जो वेट होगा उसी को क्या मान लिए, उसी को एटॉमिक मास मान लिए कि हाँ इसका जो मास होगा उसको हम यूनिट मास मान लेते हैं। और जैसे हम यहाँ पर बात करें, मान लीजिए हमारे पास तराजू है,
तराजू थोड़ा गलत मान लीजिए, तराजू है। तराजू के एक तरफ क्या रख दिए हम, एल्यूमिनियम रख दिए, तो एल्यूमिनियम रख दिए इधर, और इधर हम क्या रखते हैं, कार्बन 12 का जो एक कार्बन 12 वाला जो कार्बन था हमारा, उसका 12 भाग करने के बाद जो एक भाग बचा था उसको इधर रखते गए। तो जब एल्यूमिनियम इधर रखे और इस तरफ कार्बन हम रखे, 27 कार्बन यहाँ पर रखना पड़ा। वो जो कार्बन 12 का मास था, ठीक है, एक का जो मास था उस ऐसा हमको 27 रखना पड़ा, इसलिए वो 27 टाइम हैवियर है। जो एल्यूमिनियम जो है उस कार्बन 12 के मास से 27 टाइम हैवियर, मतलब 27 गुना भारी है, ये सही बात है। नेक्स्ट है, इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन मास ऑफ कार्बन कंबाइन विद 16 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए ना, CO, कार्बन 12 और ऑक्सीजन कितना 16, तो 12 भाग कार्बन का 16 भाग ऑक्सीजन का मास है, ठीक है, कंबाइन विद 16 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 में 12 पार्ट्स और ऑक्सीजन कितना है, कंबाइन विद 32 पार्ट, 16 दूना 32 हो जाएगा, तो ये भी सही बात है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज मास ऑफ एन एटम इक्वल टू एक्जैक्टली 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप, ये भी सही बात है। 1 एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, जो कार्बन 12 आइसोटोप का जो मास होता है उसका 12 भाग कर देते हैं, उसका जो मास होता है उसी को 1 एटॉमिक मास यूनिट हम कंसिडर करते हैं। ऑल राइट, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हमसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 23 का डी, सारा स्टेटमेंट सही है दोस्तों। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। एटॉमिक मास यूनिट से रिलेटेड सारा चीज़ यहाँ पर दे दिया है। अगर एटॉमिक मास यूनिट आपको नहीं पता है ना, तो इन सारे स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका एटॉमिक मास क्लियर हो जाएगा। 24 देखिए, कंसिडर द प्रिपरेशन ऑफ 3 कंपाउंड ABC। 3 कंपाउंड है ABC, यहाँ पर ABC मान लीजिए, ABC हमारा ये 3 कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड A, कंपाउंड B, कंपाउंड C, इसका प्रिपरेशन दिखा रहा है ऑफ 3 कंपाउंड। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन 0.57 ग्राम है, नाइट्रोजन 1 ग्राम है, ऑक्सीजन 2.24 ग्राम है, नाइट्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन 5.11 ग्राम है, नाइट्रोजन 3 ग्राम है, ठीक है। ये सब आपको इसको अच्छे से देखिए। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, जो 1 ग्राम नाइट्रोजन है 0.57 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। 1 ग्राम नाइट्रोजन 0.57 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। यहाँ 2 ग्राम नाइट्रोजन जो है 2.24, मतलब 2 ग्राम इतना के साथ कंबाइन कर रहा था। 1 ग्राम किसके साथ कंबाइन करेगा, 1 ग्राम अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इसका आधा 1.12 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। यहाँ 3 इसके साथ कर रहा था, 1 ग्राम किसके साथ करेगा दोस्तों, 1 ग्राम, इसको भी 3 भाग करना पड़ेगा। इसको भी जब आप 3 भाग कीजिएगा तो ये लगभग हो जाएगा, भाग कर देंगे 5.11 को 3 से भागा देंगे तो 1.7 के आसपास हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला जब भी आ जाए, आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आंख मूंद के भी मार सकते हैं, वैसे एक बार पढ़ लीजिएगा। मतलब नाइट्रोजन के मास को अगर हम फिक्स कर दिए, नाइट्रोजन के मास को हम सब जगह फिक्स कर दिए 1 ग्राम, तो ऑक्सीजन का मास अलग अलग है, ऑक्सीजन का मास अलग है। ये किस चीज़ को वेरीफाई कर रहा है, देखिए ना, दीज एबव रिजल्ट्स ओबे विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब भी नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, तो आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को आंख मूंद के मार सकते हैं, वैसे एक बार पढ़ लीजिएगा तो बेटर रहेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसी को कहते हैं। अब देखिए 25 नंबर, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 स्टेटमेंट्स सब्सटेंसेज आर टेकन, मतलब एक एक्सपेरिमेंट लिए हैं यहाँ पर 4 सब्सटेंस, एक X, Y, Z और ये मतलब अलग अलग चीज़ लिए हैं। इन डिफरेंट मोल्स इन सेपरेट क्लोज कंटेनर ऑफ इक्वल डायमेंशंस एंड वेट एंड देयर वेट द रिजल्ट ऑफ विच। देखिए, मतलब इसमें 0.2 मोल सुक्रोज लिए हैं तो उसका वेट दिखा रहा है X ग्राम। यहाँ पर हम 0.2 मोल CO2 लिए तो उसका वेट दिखा रहा है Y ग्राम। 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिए, उसका वेट दिखा रहा है Z ग्राम। और 10 मोल वाटर लिए, इसका वेट दिखा रहा है हमको P ग्राम। विच रीडिंग इज द हाईएस्ट, हमसे पूछा कि कौन सा रीडिंग हाईएस्ट। देखिए, मोल दिया है, यहाँ ग्राम दिया है, लेकिन ग्राम का कितना मास है सो नहीं दिया है। ये XYZ आपको वेरिएबल है, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना, ये आसान क्वेश्चन है कि नहीं है। मोल से आपको वेट निकालना है, मोल से आपको दोस्तों वेट निकालना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, हम जानते हैं मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोल आपको दिया हुआ है, ये मास हमको निकालना है, और मोलर मास तो आपको सबका पता ही होगा, चाहिए ना, मोलर मास तो आपको सबका पता होगा। तो यहाँ से मास बराबर क्या होगा, मास बराबर डायरेक्ट निकालिए, मास बराबर मोल्स इनटू मोलर मास। मतलब मास अगर जब भी निकालना होगा तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला देखिए, हमारे पास 0.2 मोल सुक्रोज है। 0.2 मोल क्या है दोस्तों, सुक्रोज है, सुक्रोज है, सुक्रोज है। इसका मास कितना होगा, तो मास होगा, मास हो जाएगा 0.2 इंटू सुक्रोज का मोलर मास होता है 342, तो ये लगभग हो जाएगा 68.4 ग्राम, 68.4 ग्राम। बी हमारे पास है CO2, 2 मोल्स ऑफ CO2, 2 मोल CO2 है, ठीक है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू CO2 का मास कितना होता है 44 ग्राम, तो 88 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88 ग्राम हो जाएगा। सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, 2 मोल है कितना, CaCO3, 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 2 इंटू 100, कैल्शियम कार्बोनेट का मास तो 100 होता है, ये कितना 200 ग्राम। और डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास है पानी है, 10 मोल पानी है, 10 मोल H2O है,
ऑलराइट। तो यहाँ मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा 10 इंटू 18, 18 है 180। हमसे पूछा है किसका मास सबसे ज़्यादा, देखिए 200 ग्राम, 200 ग्राम सबसे ज़्यादा है ना, ठीक है। 2 मोल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का मास सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ है, यहाँ पर है, मतलब ये जेड ग्राम वाला सबसे हाईएस्ट है, तो 25 का सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन को भारी कर दिया है। और जो मतलब मान लीजिए लोकल बुक होगा वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2 मोल सुक्रोज का मास बताइए, 2 मोल CO2 का मास बताइए, 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास बताइए, क्या 10 मोल पानी का मास बताइए, वो डायरेक्ट पूछ लेगा। लेकिन ये फिगर वगैरह बना के क्वेश्चन को मतलब कितना भारी करके इसको दिखाया गया है, अब बच्चा समझ जाएगा भारी क्वेश्चन है। लेकिन हम बार बार बता रहे हैं ना, ये ओलंपियाड का, आपको हम पहले ही बताएं कि साइंस ओलंपियाड का क्वेश्चन है और ये PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं कि ओलंपियाड में भी किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो क्वेश्चन आसानी है, सारा कंसेप्चुअल है, आपके टॉपिक सही है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। आप सबको भी इसको बनाना चाहिए। कभी बनाए नहीं है तो मतलब ऐसा लगता होगा कि ओलंपियाड में या क्या रॉकेट साइंस पूछता होगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर देखिए ध्यान से। सी द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, यहाँ फ्लो चार्ट दिया है। 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है तो हमारे पास CO2 है, ठीक है। 4.4 ग्राम है। एक में हमको इसका मोल दिया हुआ है, इतना मोल CO2 होगा, इसका एक वॉल्यूम दिया हुआ है, एटम्स दिया हुआ है और मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। मतलब CO2 का मास दे दिया, आपसे सब चीज़ पूछा है। CO2 का दोस्तों मास दे दिया है, सब चीज़ पूछा है, तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए हमारे पास क्या है, 26 है ना, 26 4.4 ग्राम हमारे पास क्या है, CO2 है। निकाल लीजिए। मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाद्रो नंबर। यही तीनों चीज़ निकालना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाद्रो नंबर। मतलब एक तो मोल निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है और नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। आइए सबसे पहली बात तो मोल निकालते हैं। मोल बराबर गिवन मास कितना दिया है, 4.4। मोलर मास कितना होता है, 44 होता है, कितना होगा 0.1 मोल, 0.1 मोल ये दिया हुआ था, ये तो ठीक है, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर वॉल्यूम निकाल लीजिए, मोल आपको अगर पता आ गया तो 0.1 बराबर वॉल्यूम अपन 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा दोस्तों 22.4 इंटू 0.1, ये कितना हो गया 2.24 लीटर, इसको कह सकते हैं 2.24 लीटर कह सकते हैं। और इसको अगर मिलीलीटर में बदलिएगा तो मिलीलीटर में कितना होगा 2240 मिलीलीटर हो जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यही होगा 2240 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक। तो यही तो पूछा था। नंबर ऑफ एटम्स भी आप निकाल सकते हैं। देखिए ये तो गलत दिया है, 11-20 मिलीलीटर दे दिया, ये तो गलत दे दिया दोस्तों। हमसे पूछा है विच शो द फॉलोइंग टेबल और विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा आर नॉट करेक्ट, कौन सा डाटा करेक्ट नहीं है। एक तो आपका बी वाला डाटा करेक्ट नहीं है, ठीक है। और 8.8 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ग्राम एटम कितना दिया है, ग्राम एटम मतलब मोल। देखिए CO2 के अंदर कितना है 2 मोल एटम, कितना है 2 मोल एटम है आपके पास, 2 मोल एटम है ऑक्सीजन का, 2 मोल एटम है ऑक्सीजन का। तो हमारे पास CO2 है कितना मोल, CO2 हमारे पास 0.1 मोल है। तो 0.1 इंटू कितना कीजिएगा मल्टीप्लाई 2 से, तो 0.2 मोल एटम होगा। 2 मोल एटम कितना होगा हमारे पास ऑक्सीजन का, O2 का। और मोल एटम्स हमको मास पे जाना है, तो मास बराबर बताए थे, मास बराबर क्या था मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। तो 0.2 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना 32, तो 32 दूना कितना होगा 32 दूना 64, 6.4 ग्राम एटम होना चाहिए, ये गलत दिया है। ये तो सी भी हमारा क्या है गलत है, सी भी हमारा क्या है दोस्तों, सी भी गलत है। तो हमारा बी गलत था और सी गलत है, आंसर तो हमारा सी हो जाएगा, बी एंड सी, ठीक। और इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 ऑब्वियसली बात है, हम जी निकाले हैं 0.1 मोल आपके पास क्या है 0.1 मोल CO2 है, 0.1 मोल CO2 है। और 1 मोल अगर होता तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता, लेकिन 0.1 मोल है, मतलब पॉइंट डेसिमल के एक अंक बाद है, कम है, तो यहाँ भी 22 हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं ना, इसको तो आराम से निकाल सकते हैं, ये बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इतना मोल बराबर कितना मॉलिक्यूल्स, आराम से निकाल सकते हैं। लीजिए हम निकालिए देते हैं, मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है। तो मोल्स बराबर एक मोल में कितना होता है Na मॉलिक्यूल होता है, Na मॉलिक्यूल होता है दोस्तों, ठीक है। तो 0.1 मोल में कितना होगा 0.1 मोल में 0.1 इंटू Na हो जाएगा, Na हो जाएगा। 0.1 इंटू Na बराबर कितना 6.022 इंटू 10⁻23, इसको सॉल्व कीजिएगा कितना 6.022 इंटू 10⁻22 ही तो होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन शानदार है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन शानदार है। 26 नंबर, कई सारा चीज़ आपको मोल से सारा चीज़ आपसे पूछ लिया है, मतलब मास दे दिया है, मोल पूछ लिया है, ग्राम एटम पूछ लिया है, ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम पूछ लिया है, साथ साथ मॉलिक्यूल्स भी पूछ लिया है। तो बी और सी इनकरेक्ट है, ये सब ए और डी सही है। तो हमसे पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, तो बी एन सी आर इनकरेक्ट। अब देख लीजिए 28 नंबर हमसे क्या पूछा है, 26 हो गया, 27 देखते हैं। आइए 27 देखते हैं।
मैच द आयंस गिवन इन कॉलम 1 विद देयर सिंबल गिवन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट। मतलब आयंस हमको देखना, आयंस का फॉर्मूला आपको बताना है। पहला है सल्फाइड। सल्फाइड देखिए दोस्तों, सल्फाइड जो होता है ना वो SO3-2 होता है। सल्फेट SO4-2 होता है, सल्फाइड होता है SO3-2। SO3-2 एक का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए इसको मैच करते जाते हैं, एक का हो जाएगा 2। सल्फाइड S-2 होता है, सल्फाइड S-2 होता है। सल्फेट SO4-2 होता है, SO4-2 को सल्फेट कहते हैं। बाई सल्फेट देखिए, बाई सल्फाइड आपको मान लीजिए नहीं आता है, लेकिन बाई कार्बोनेट तो आता है दोस्तों। बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट क्या होता है? बाई कार्बोनेट को ही हम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। क्या होता है? HCO3-। मतलब बाई शब्द जो लगता है ना इसके लिए लगता है, ठीक है। उसी प्रकार से बाई सल्फाइड, सल्फाइड का तो देख लिए SO3-2 होता है, तो बाई सल्फाइड का क्या होगा? HSO3- होगा। बाई सल्फाइड का देखिए, बाई सल्फाइड जब भी आ जाए तो वैलेंसी कितना होता है? -1। तो डी का कितना हो जाएगा? डी का तो हमारा 1 हो जाएगा। तो मैच कीजिए ना, ए का 2 हो गया, ए का 2, ठीक है। बी का 3, बी का 3, सी का 4, सी का 4 और डी का 1। तो सी ऑप्शन करेक्ट हमारा 27 का सी, ठीक है, 27 का सी। नेक्स्ट देखिए 28, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सारा क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन था दोस्तों। आई थिंक अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। जैकलीन फर्नांडिस, जैकलीन फील्ड एन एम्प्टी फ्लास्क ऑफ वेट 82 ग्राम। मतलब ये फ्लास्क है, एम्प्टी है, इसका वेट कितना है? 82 ग्राम विथ अमोनिया गैस। इसके अंदर उन्होंने अमोनिया गैस भर दिया। एंड वे द कंप्लीट असेंबली, और सबको उसको वेट किया। ऑब्वियसली बात है, अरे भाई हमारे पास ये वेसल है जिसका वेट है 82 ग्राम है और इसमें हम कुछ गैस डाल दिए हैं, ठीक है। तब जाकर हम वेट किए थे 86.25 ग्राम। इसका मतलब इसके अंदर हम गैस कितना डाले हैं? तो 86.25 में से अगर 82 कंटेनर के मास को माइनस कर दे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना होगा? 4.25। ये हमारा अमोनिया गैस हो गया। NH3 कितना हो गया? NH3 का मास हो गया 4.25 ग्राम। हमसे पूछा है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द फ्लास्क इज नियरली। इस फ्लास्क में कितना एटम्स प्रेजेंट होगा आसपास हमको बताना है। देखिए 4.25 ग्राम क्या है हमारे पास? अमोनिया है दोस्तों। 4.25 ग्राम अमोनिया है और NH3 में 3 हाइड्रोजन का आइटम है और 1 नाइट्रोजन का आइटम। मतलब 4 को आप तो Na से मल्टीप्लाई कीजिएगा और उसके पास हमारे पास क्या होना चाहिए? मोल होना चाहिए। पहले तो मोल निकालेंगे ना, जब तक मोल निकलेगा दोस्तों कुछ नहीं पता चलेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स देखिए, एक तो डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, नहीं तो प्रोसेस से जा सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मतलब यहाँ से हम पहले मोल निकाल दिए, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na करेंगे क्योंकि उतना एटम होगा। उसके बाद इनटू एटोमोसिटी मतलब पूरा मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है। तो देखिए सबसे पहली बात तो 4.25 यही स्टेप करते। अगर अलग अलग करते ना तो सबसे पहले मोल निकालते, उस मोल से क्या करते? उसका हम एटम्स निकालते और एटम्स को एटोमोसिटी से मल्टीप्लाई करते, तो जबकि हमको रिजल्ट आता। लेकिन एक ही बार में सारा एटम्स का फॉर्मूला लिख दिए, नंबर ऑफ एटम्स का, ये एक ही फॉर्मूला हो गया। अदरवाइज इसी को 3 स्टेप में करते। पहले ये निकालते, मोल निकालते, फिर उसको Na से मल्टीप्लाई करते, फिर उसको एटोमोसिटी मतलब 4 से मल्टीप्लाई करते। तो 4.25 ग्राम मास दिया हुआ है और मोलिकुलर मास कितना होगा अमोनिया का? NH3 14×3 17 हो जाएगा। इंटू Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एटम्स कितना है? 1 एटम्स है नाइट्रोजन का, 3 एटम्स कितना हाइड्रोजन का है। इसको 17 या 42, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो नियरली हो जाएगा हमारे पास 6 × 10⁻23। नियरली इतना एटम्स हो जाएगा हमारे पास इस कंटेनर के अंदर। कितना होगा? 6 × 10⁻23 मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है। 6 × 10⁻23 यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो ये चैप्टर हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया है और इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। 9th का पहले हम कोशिश करेंगे कि कर दें, क्योंकि 9th में यही दोनों चैप्टर तो थोड़ा टफ है और तो आपको आसानी चैप्टर है, ठीक, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से लेके IIT एग्जाम तक अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आपको 11th में तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पहला ही चैप्टर है, आप सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देखिएगा, उसमें मोल कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन इतना नॉलेज आपको प्रीवियस होना चाहिए, तब जाके आप उसको कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखिए इस चीज़ को ना केवल आप यहीं पढ़िए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अच्छा क्वेश्चन था, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन था, इसको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। कभी भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपको रिवीजन करना होगा दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस को लगा दीजिए। इवन हम भी क्या करते हैं, हम भी यही करते हैं, हमको भी कभी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रिवाइज करना होता है, तो यही सब क्या करते हैं कि अच्छा किसी ओलंपियाड लेवल का या जो किसी बढ़िया एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, तो UPSC वगैरह में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, उन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। NCERT तो कई बार किए ही हुए हैं,
और लगता है कि हाँ हमें बहुत अच्छा से सारा क्वेश्चंस आ रहा है। तो आप भी यही करिए। अगर आपको कभी इसको दोबारा पढ़ना है तो इसको जरूर है कि पढ़िए, बिना इसके काम नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, सारा कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। हर एक चीज़ देखिए ना, क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है। ये क्वेश्चन कितना आसान था दोस्तों, मोल दिया है मास निकालना है, मोल दिया है मास निकालना है। लेकिन आप अपने स्कूल्स में, आप अपने कोचिंग्स में अपने दोस्तों से पूछिए तो जो ही एक दो बच्चा सीरियस होगा वही करेगा, अदरवाइज सब कहें यार यार क्या कंटेनर बना दिया है, ये सब हमको समझ ही नहीं रहा है, बैलेंस रीडिंग मोल वगैरह दे दिया है, सबका रीडिंग किसका ज़्यादा है। मतलब क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही टफ है, इसी को टफ क्वेश्चन कह देते हैं। देखो वैसे क्वेश्चन तो आप जानते हैं लल्लू है, क्या बहुत लल्लू क्वेश्चन है। तो इसमें अच्छा से अच्छा क्वेश्चन था। हम यही कहेंगे कि इसको बार बार बनाइए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा, और हमारे वीडियो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप टाइम टू टाइम हमसे पूछते रहिए, हम टाइम मिलता है तो आपको जवाब देते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, बाय।